आज का विषय है कांच का चुनाव। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यह बताया जा चुका है कि सूर्य की सप्तरंगी किरणों में से केवल एक रंग लेने के लिए रंगीन कांच ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि उसमें होकर सूर्य किरणों का वही एक रंग पार हो सकता है जिस रंग का कांच हो। इसलिए सूर्य चिकित्सक के लिए एकमात्र उपकरण रंगीन कांच ही है। प्रयोग के लिए कौन सा कांच लेना चाहिए, यह बड़ी टेढ़ी समस्या है। सूर्य चिकित्सा के लिए खास तौर से जो कांच विदेशों में तैयार किए गए हैं, वह भारतवर्ष में प्रायः प्राप्त नहीं होते, क्योंकि एक तो देश में सूर्य चिकित्सा विज्ञान का अभी प्रचलन ही बहुत कम हुआ है, दूसरे इन कांचों का मूल्य अधिक है। इन्हीं कारणों से व्यापारी लोग उन्हें मंगाते नहीं। जिन चिकित्सकों को जरूरत होती है वह इसलिए नहीं मंगाते कि एक तो थोड़े से कांच मंगाने पर मार्गव्यय अधिक पड़ता है, दूसरे रास्ते में टूट फूट हो जाने का भय भी बना रहता है। जो चीज आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती, उसके स्थान पर हमें सुगमता पूर्वक मिल सकने वाली वस्तु से ही काम चलाना चाहिए। बाजार में कई प्रकार के कांच मिलते हैं। इनमें से सावधानी पूर्वक अपने काम की वस्तु चुन लेनी चाहिए। जो कांच बाजार में मिलते हैं उनमें अक्सर विशुद्ध एक रंग के कम मिलते हैं। जैसे नीला कांच साधारणतः हर दुकानदार के यहाँ मिल जाएगा, पर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर पता चलेगा कि यह कई किस्म के हैं। मेजरीन या कोबाल्ट नामक कांच में कुछ लाल झलक भी होती है, इसलिए उसमें होकर नीली किरणों के साथ लाल किरणें भी पार होती हैं। इस प्रकार क्यूप्रोडा सल्फेट कलर्ड में नारंगी रंग की मिलावट होती है। यह परीक्षा साधारण आंखों से नहीं हो सकती। अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाना चाहिए और कांच को आंखों के सामने रखकर देखना चाहिए कि दीपक की लौ का रंग कैसा है। जो रंग उस लौ का दिखाई पड़े वही उस कांच का वास्तविक रंग समझना चाहिए। हरे रंग में आयरन ऑक्साइड से प्राप्त हुआ रंग अधिक शांतिदायक होता है। सर्वसाधारण के लिए उन्हें अभी अधिक गहराई में न जाकर जो कांच या बोतल मिल सकें, उन्हें ही संग्रह कर लेना चाहिए और अंधेरे कमरे में दीपक की लौ देखकर यह निर्णय करना चाहिए कि इसमें कौन रंग अधिक और कौन कम मात्रा में मिला हुआ है। उसी के मिश्रण के अनुसार उस कांच का गुण समझकर चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। यदि विशुद्ध रंग के कांच न मिल सकें, तो वह लेने चाहिए जिनमें कम से कम मिश्रण हो, और जिस रंग का मिश्रण हो उसी के अनुसार उसका गुण भी समझना चाहिए। यह शीशे बिल्कुल साफ हों, बीच में ऊंचे नीचे गड्ढेदार या दाग वाले कांच चिकित्सा में प्रयोग होने के अयोग्य हैं। इसी प्रकार बहुत अधिक गहरे रंग के भी अनुपयुक्त हैं। उनमें होकर किरणें ठीक प्रकार पार नहीं हो सकती और बाहर ही रह जाती हैं। कांच का रंग न तो बहुत हल्का ही होना चाहिए और न बहुत गहरा। मध्यम रंग के स्वच्छ और आधे सूत मोटे कांच इस कार्य के लिए ठीक हैं। जल, तेल, दूध, शक्कर आदि तैयार करने के लिए रंगीन बोतलों की जरूरत पड़ती है। इनमें उपरोक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोतलें भीतर बाहर से खूब साफ कर लेनी चाहिए, जिससे प्रस्तुत औषधि में अशुद्धि उत्पन्न न होने पाए। रंगीन कांच न मिलने पर एक दूसरी तरकीब भी काम में लाई जा सकती है। सफेद कांच या बोतल के ऊपर जिस रंग का गटापारचा, पारदर्शी बटर पेपर लगा दिया जाए तो वह उसी रंग का काम देने लगता है। गटापारचा को कांच पर पूरा चिपकाने की आवश्यकता नहीं है, केवल किनारों पर चिपका देना काफी है, जिससे वह न गिरने पाए। जो स्थान चिपकाया गया है उस स्थान में होकर सूर्य किरणें ठीक तरह से पार नहीं होती, इसलिए बोतल पर जहां गटापारचा चिपकाया गया है उस भाग को धूप की ओर न रखकर छाया की ओर रखना चाहिए। आइए जानते हैं चिकित्सा विधि के बारे में।
सूर्य चिकित्सा में रंगीन कांचों का कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पीड़ित स्थान पर समस्त शरीर पर रंगीन रोशनी दी जाती है। किसी एक स्थान पर रोशनी देने के लिए 1 फुट लंबा चौड़ा शीशा लेना चाहिए। इसके किनारों पर चौखट जड़वा लिया जाए और दोनों तरफ पकड़ने के लिए दस्ते लगे हों। यदि चटकनीदार चौखट बनवाया जाए तो एक ही चौखट में आवश्यकतानुसार बदल बदल कर कांच लगाए जा सकते हैं, अन्यथा सब रंग के कांच अलग अलग चौखटों में फिट होने चाहिए। कांच को धूप में रखना चाहिए और पीड़ित अंग को उसके नीचे रखकर प्रकाश देना चाहिए। यदि थोड़े ही स्थान पर प्रकाश देना है तो कांच का उतना ही भाग खुला रखकर शेष भाग के ऊपर कोई मोटा कागज, बसली, चमड़े या लकड़ी आदि का टुकड़ा रख देना चाहिए। इस कार्य के लिए एक छोटा कमरा भी खास तौर से बनाया जाता है। इसमें जंगल की तरफ धूप का ध्यान रखते हुए बड़े बड़े कांच लगाए जाते हैं। कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं, जिससे आवश्यक रंग के अतिरिक्त और कोई किरण उसमें प्रवेश न करने पाए। रंगीन कांच में होती हुई किरणें कमरे के अंदर जाती हैं, जिन्हें रोगी अपने पीड़ित भाग या समस्त शरीर पर लेता है। रोशनी का तीसरा तरीका लालटेन का है। एक लालटेन इस प्रकार बनवानी चाहिए कि जो 3 तरफ से बंद हो और सामने की ओर एक गोल कांच लगा हो। यह कांच गोलाई लिए हुए बीच में उठा हुआ और किनारों पर पतला जैसा कि साइकिल की लैंप का होता है, हो सके तो और भी अच्छा है। इस लालटेन के भीतर बत्ती जलानी चाहिए। जलाने में तेल किसी भी किस्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस तेल का धुआं कमरे की वायु को विषैला बनाने वाला न हो। यूरोप, अमेरिका आदि ठंडे मुल्कों में जब कई दिन मौसमी खराबी से सूर्य दर्शन नहीं होते, तब इन लालटेनों द्वारा प्रकाश लेकर काम चलाया जाता है। रात के समय जब किसी रोगी को प्रकाश देने की आवश्यकता पड़ जाए तो इन लालटेनों से काम चलाया जा सकता है। मस्तिष्क संबंधी और तंतुजाल की बीमारियों में इस उपचार से आश्चर्यजनक लाभ होता है। रंगीन बोतलों द्वारा पानी, दूध, तेल, शक्कर, मक्खन या अन्य दवाएं तैयार की जाती हैं। जमीन पर लकड़ी का तख्ता रखकर उस पर बोतलें रखनी चाहिए। पानी तैयार करने के लिए 8 घंटे बोतलें धूप में रखनी चाहिए। यह ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जहां निर्बाध रूप से दिन भर धूप रहे। छतों पर बोतलें तैयार करना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर एक तो दूसरी चीज की छाया नहीं पड़ती, दूसरे धूल आदि भी वहां नहीं पहुंचती है। अलग अलग रंग की बोतलों को एक दूसरे से इतनी दूर रखना चाहिए कि किसी की छाया किसी के ऊपर न पड़े। यदि एक रंग की छाया दूसरे पर पड़ेगी तो निश्चय ही उसका गुण जाता रहेगा। बोतलों को खूब साफ करके उनमें स्वच्छ जल भरना चाहिए और कड़ा कार्क बंद करके साफ स्थान पर रखे हुए लकड़ी के तख्ते के ऊपर उन्हें अलग अलग रख देना चाहिए। 8 घंटे में जल औषधि स्वरूप बन जाता है। तेल को 10 दिन, घी को 6 दिन, शक्कर को 1 सप्ताह, किसी दवा को 8 दिन लगातार धूप में रखना चाहिए। यदि एक ही अलमारी या संदूक में उन्हें रखना हो तो सब रंगों के लिए अलग अलग खाने होने चाहिए। इस बात की खास सावधानी रखनी चाहिए कि तैयार बोतलों के ऊपर दीपक या किसी अन्य प्रकार का प्रकाश न पड़ने पाए। तैयार किया हुआ पानी 3 दिन बाद काम में नहीं लेना चाहिए, वह गुणहीन हो जाता है। अन्य वस्तुएं 4-6 महीने तक काम दे सकती हैं। इसके बाद उन्हें भी गुणहीन समझना चाहिए। पानी को छोड़कर अन्य वस्तुएं 15 दिन धूप में रखकर तैयार की जा सकती हैं। वे जितने अधिक दिन धूप में रखी जाएंगी उतनी अधिक शक्ति वाली होंगी, किंतु 15 दिन बाद वह वस्तु अपनी शक्ति खोने लगेगी। सूर्य चिकित्सकों को शक्कर आदि भी तैयार करके रख लेनी चाहिए। सफर में या वर्षा ऋतु में जब जल तैयार नहीं किया जा सकता
यह वस्तुएं पर्याप्त सहायता करती हैं। शक्कर के स्थान पर होम्योपैथी में काम आने वाली शुगर ऑफ मिल्क की गोलियां तैयार कर ली जाए तो वह और भी अधिक उपयुक्त हैं। आइए जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें। चिकित्सकों को यह भली प्रकार जान लेना चाहिए कि मुफ्त में ही काम चल जाने या पानी, शक्कर, तेल आदि का प्रयोग होने के कारण सूर्य चिकित्सा निर्बल या हीन वीर्य उपचार नहीं है। विधि पूर्वक तैयार किए गए पदार्थ शरीर में रासायनिक द्रव्यों से मिलकर ऐसा वैज्ञानिक सम्मिश्रण तैयार करते हैं कि रोगों में अद्भुत लाभ होता है। हमारे अनुभव में अब तक ऐसे मरीज आ चुके हैं जो बड़े बड़े अस्पतालों में महीनों इलाज कराने के बाद निराश हो रहे थे। सूर्य चिकित्सा ने उनके प्राण बचाए और नवीन जीवन प्रदान किया। जिन रोगों में सर्जरी की आवश्यकता है उन्हें छोड़कर शेष रोग सूर्य चिकित्सा से अच्छे हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह चिकित्सा प्रणाली बिल्कुल निर्दोष है। अन्य चिकित्सक अन्य प्रकार की विषैली, अप्राकृतिक और तीक्ष्ण औषधियां देकर एक रोग को कुछ समय के लिए अच्छा कर देते हैं, पर वह औषधि ही फिर दूसरे रोग का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए कुनैन से ज्वर चला जाता है, पर दाह, जलन, कानों में बहरापन, सिर भिन्नाते रहना, गर्मी का प्रकोप आदि दूसरे रोग आ घेरते हैं। एस्प्रीन सिर दर्द को दूर कर देती है, पर बाद में दिल के ऊपर नया हमला होता है। सूर्य चिकित्सा इस प्रकार के रोगों से मुक्त है। वह गिरी हुई दीवार को ईंट करके चिनती है और कुछ ही दिनों में मजबूत इमारत खड़ी कर देती है। अफीम पड़ी हुई बाजीकरण औषधियां खाकर जिन्होंने कुछ दिनों स्तंभन का सुख भोगा था, वे कुछ ही दिनों में शरीर की मूल शक्ति खो बैठे और पीछे सिर धुन धुन कर पछताए। सूर्य चिकित्सा से बीमारी अच्छी होने में दूसरी औषधि के मुकाबले में कुछ क्षण अधिक लग सकते हैं, परंतु जो लाभ होगा वह स्थायी होगा। सच बात तो यह है कि सूर्य चिकित्सा द्वारा ही सबसे जल्दी आराम होता है। एक रोग के एक सी स्थिति के दो मरीजों को लिया जाए और एक का इलाज सूर्य चिकित्सा से और दूसरे का अन्य पद्धतियों से किया जाए और उसका अंतिम परिणाम देखा जाए तो पता चलेगा कि तीक्ष्ण एवं विषैली दवाओं से एक रोग दब गया किंतु दूसरा उठ खड़ा हुआ। उसे ठीक करने पर फिर समय लगा। निश्चय ही उतने समय में सूर्य चिकित्सा द्वारा उपचारित दूसरा रोगी स्वस्थ हो गया। इस प्रकार यह आरोप ठीक नहीं कहा जा सकता है कि इस पद्धति से रोगी देर में अच्छे होते हैं। कुछ देरी होती भी है तो वह केवल पुराने रोगों में, जो रोग पुराने नहीं हैं, उनमें तो बहुत ही जल्दी लाभ होता है। कई बार तो जादू की तरह बीमारियां अच्छी होती देखी जाती हैं। यह कहना ठीक नहीं। किरणों द्वारा तैयार पानी आदि में बहुत थोड़ी ही शक्ति हो सकती है। उसी भ्रम में यदि चिकित्सक भी रहा तो रोगी संकट में पड़ सकता है। लाल रंग का तैयार किया हुआ पानी यदि अधिक तादाद में पी लिया जाए तो दस्त लग जाएंगे और रोगी गर्मी के मारे बेचैन हो जाएगा। कभी कभी तो मुंह या पेशाब के रास्ते खून तक जाने लगता है। नीला पानी अधिक पी जाने से जुकाम, सर्दी, पसली में दर्द, खांसी, जोड़ों में दर्द आदि उपद्रव हो सकते हैं। चिकित्सकों को सावधान किया जाता है कि वे इस भ्रम में न रहें कि इस जल, शक्कर या रोशनी को ज्यादा कम मात्रा में देने से कोई विशेष हानि लाभ नहीं है। साधारणतः बड़े आदमी के लिए 2.5 तोले जल की मात्रा दिन में 2 से 3 बार देनी चाहिए। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 3 माशे, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे को 6 माशे, 5 से 12 वर्ष तक के बच्चे को 1 तोला, 12 से 16 वर्ष तक के को 2 तोले, उससे ऊपर उम्र वालों को 2.5 तोले जल की मात्रा देनी चाहिए। रंगीन कांच द्वारा रोशनी देनी हो तो छोटे बच्चों को 1 मिनट, बड़े बच्चों को 2 मिनट और जवान आदमी को 5 मिनट दोपहर से पूर्व की रंगीन धूप देनी चाहिए। जब शक्कर देनी हो तो उम्र के हिसाब से 1 माशे से लेकर 6 माशे तक देनी चाहिए। तेल और घी बाहरी अंगों में लगाने के काम आते हैं,
इसलिए इनकी कोई मात्रा नियत नहीं है। जहां जितना लगाने की जरूरत है वहां उतना काम में लेना चाहिए। दर्द को दूर करने और नसों को प्रभावित करने के लिए तेलों की मालिश की जाती है और घी मरहम की तरह काम में लाया जाता है। पथ्य की तरह रंगीन दूध का उपयोग होता है। दूध को सिर्फ 1 घंटा प्रातः काल की धूप देनी चाहिए। दोपहर बाद की धूप दूध के लिए अनुपयुक्त है। शुद्ध स्वच्छ धारोष्ण दूध को साफ बोतल में बंद करके पानी की तरह धूप में रखना चाहिए और 1 घंटे बाद इसे प्रयोग करना चाहिए। यह दूध जवान आदमी को अधिक से अधिक 250 मिलीलीटर दिया जा सकता है। कुछ औषधि चिकित्सक अपनी दवाओं को सूर्य शक्ति से भी संपन्न करना चाहते हैं, जिससे वे अधिक गुणकारी हो जाएं। वे ऐसा कर सकते हैं। उन्हें क्याथ कल्क 2 घंटे, अर्क अवलेह 6 घंटे, काष्ठादि चूर्ण गोलियां, पाक घृत 8 घंटे, तेल 2 दिन और रसों को 1 सप्ताह धूप देकर सूर्य शक्ति से संपन्न करना चाहिए। यह चिकित्सक को निर्णय करना चाहिए कि किस औषधि का क्या गुण है और उसके अनुसार किरणों का रंग देना चाहिए। इसके विपरीत गर्म औषधि में नीला रंग मिश्रित किया जाए तो वह ठंडे गर्म का मिश्रण होने से गुणहीन हो जाएगी। गर्म औषधि को यदि अधिक शक्तिशाली बनाना है तो उसे लाल रंग ही देना चाहिए। औषधि का गुण और उनके अनुसार रंग चुनना यह वैद्य की बुद्धिमानी और ज्ञान के ऊपर निर्भर है। फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जल, शक्कर, तेल और रोशनी ही विशुद्ध सूर्य चिकित्सा है। इसमें औषधि आदि का समावेश नहीं है। अन्य दवाओं में रंगों का भी प्रयोग कर लेना, यह तो औषधि चिकित्सकों की अपनी मर्जी पर है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।